और आज जो मकसद है आपसे बात करने का, वो आप सबको पता है कि एक सीरियस सिक्योरिटी ब्रीच हुई है पाकिस्तान में। और वो इंसान जो ऑपोजिशन को कह रहा कि इन्होंने साजिश करके मुझे निकाला, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोसेस के ज़रिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ज़रिए निकले, उन्होंने एक कैंपेन शुरू कर दी कि जी मुझे साजिश करके निकाला गया। अब वो उस साजिश के पीछे उन्होंने एक साइफ़र का सहारा लिया। सबसे पहले तो साइफ़र की जो एक ये जो डॉक्यूमेंट होती है डिप्लोमेटिक, वो बड़ी सीक्रेट होती है, आप उसको शेयर नहीं कर सकते, किसी से लीक नहीं कर सकते। तो वो उसका सहारा लिया और फिर एक अपनी स्टोरी बनाई। लेकिन अब तक जो लीक्स हुई हैं उससे वो भी उनका पोल खुल गया कि वो भी प्लान किया गया कि जी एक साइफ़र आया है, फिर हम एक मीटिंग करेंगे और फिर उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहे हैं कि जी मैं फिर मिनट्स ले लूँगा, और फिर मैंने ही करने हैं ना मिनट्स, कि आई एम श्योर कि आप सबने ये अंडरलाइन किया होगा। अभी दे प्लेइंग विद द कंट्री। तो उसके नतीजे में जो मुल्क में जो पाकिस्तान की बदनामी हुई, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को वायलेट किया गया, जो आइन की खिलाफ वर्जी की गई, जो कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई, वो सब चीज़ों का जिम्मेदार एक इंसान है और उसका नाम है इमरान खान। और उसकी सोच ये है, मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि अगर हम नहीं तो पाकिस्तान में एटम बम गिरा दें, ये उसकी चॉइस है। जिस शख्स की ये चॉइस हो तो मेरा ख्याल है या तो वो उसकी वो अक्ल ख़त्म हो चुकी है, वो कब एक नॉर्मल इंसान नहीं है, या फिर ही इज़ अ ग्रेट कॉन्स्पिरेटर जिसका एजेंडा ये है कि पाकिस्तान को ख़त्म करना। पाकिस्तान को मुआशी तौर पे तो उसने तबाह कर दिया है। वो पाकिस्तान जिसमें 2% फूड इन्फ्लेशन थी, 4% जनरल इन्फ्लेशन थी, बेहतरीन 5-6.3% GDP ग्रोथ थी, हाईएस्ट रिजर्व थे, स्टेबल करेंसी थी, उस पाकिस्तान को उस जगह पे ये इंसान ले आया 4.25 साल में, ये और इसके साथी, कि जहां आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तमाम ख़राब हो चुके हैं। एक मुल्क को बेकारी बना दिया गया, आप को डिफ़ॉल्ट के नहज पर आके खड़ा कर दिया गया। अब ये न्यूक्लियर कुव्वत हैं, आप दुनिया की 18वीं मीशत बनने जा रहे थे। आज कोई पूछे उस इमरान खान से कि ये जो 4 साल की तबाही के नतीजे में पाकिस्तान को 54th इकनॉमिक यानी इकनॉमिकली रेट किया जा रहा है 2034 में, उसका कौन जिम्मेदार है? आई विश कि इस मुल्क में वो कवानीन हो, अगर नहीं है तो लॉ मिनिस्टर बैठे हो, वो बेहतर उसको रोशनी डाल सकते हैं। नहीं है तो बनाने चाहिए। किसी मुल्क में नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच की इजाज़त नहीं है। किसी मुल्क में अपने मुल्क की मईशत को जानबूझ के उसको तबाह करने की इजाज़त नहीं है। ये सिर्फ हमारा मुल्क है और उसको एक कल्ट क्रिएट कर दिया गया कि जो कहेंगे वो उसको माना जाएगा, वो ठीक है। तो वही डॉक्टर गूगल वाली बात है कि आप 100 दफ़ा झूठ बोलें तो पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग कि ये सच है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि जब देखा गया, ऑब्वियसली ये इतना सीरियस मैटर है कि इसमें काबीना का फ़र्ज़ है और उसकी ज़िम्मेदारी है प्राइम मिनिस्टर की और काबीना की। तो PDM की तमाम जमातें काबीना में शामिल हैं, तो उन्होंने इस पे कंप्लीट डिटेल के साथ इस हर चीज़ को एग्जामिन किया। अब जब आप एक तो सबसे पहले वो साइफ़र गायब है, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहता है कि मैंने, जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस वक्त के मियाँ शहबाज शरीफ साहब के, वो पूछते हैं उनको फ़ोन करके वो साइफ़र किधर है। ये एक बहुत यानी सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और वो ऑफिशियली उनको दिया गया, उनको डिलीवर किया गया। वो प्रॉपर्टी है प्राइम मिनिस्टर हाउस की, और वो साबिक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो कह रहे हैं जी कि मैंने तो उनको दे दिया था इमरान खान साहब। और फिर इस लीक्स को जो आप सुना और जो उन्होंने प्लान किया, उसका एविडेंस ये है कि जो मिनट्स वो मौजूद हैं, जो मिनट्स बनाए गए वो मौजूद हैं, साइफ़र मौजूद नहीं है। तो एक लॉजिकल जो प्रोसेस है वो ये है कि दोनों को कंपेयर किया जाए, दोनों को कंपेयर करके देखा है कि वाकई कोई रिफ्लेक्शन है।
मैं समझता हूं कि कोई ऐसी किस डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में आपको मिसाल नहीं मिलेगी कि जो मिनट्स किए गए वो लैंग्वेज को इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। तो इस पे हुकूमत ने ऑब्वियसली, और अब एस्टेब्लिश हो गया है कि साजिश अपोजिशन ने नहीं की थी, साजिश इन्होंने की थी, और वो पूरी साजिश का अल्लाह ताला ने A to Z ताना बाना खोल के रख दिया। एविडेंस हमारे सामने है। अब क्या हम सियासी मसलत के तहत इसको हाथ ना लगाएं? ये नहीं हो सकता। वी विल बी फेलिंग इन आवर नेशनल ड्यूटी, वी विल बी फेलिंग इन आवर ओथ, वी विल बी फेलिंग इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी अगर हम अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लेते। इस हवाले से एक डिटेल्ड मीटिंग नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की भी हो चुकी है, जिसमें सिविल मिलिट्री जो लीडरशिप है वो इकट्ठी बैठती है। इस हवाले से एक कैबिनेट की मीटिंग भी हो चुकी है पिछले, बिकॉज दिस इज समथिंग यू कांट इग्नोर, वो भी हो चुकी है। और इस हवाले से हम सब का फर्ज है, फॉरगेट अबाउट कौन किसने किया, कौन सी पॉलिटिकल, हम उसको छोड़ देते हैं। जिसने भी किया ये पार्डनेबल नहीं है, इसकी माफ़ी नहीं है। और हम अपने आइन से हम गद्दारी करेंगे अगर हम इसको लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं लेके जाएंगे। तो फैसला यही है कि इसका हम पूरी तरह अपनी नेशनल जिम्मेदारी जो आइन कानून देता है, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में है, जो आपके कानून में है, आपके आइन में है, जो आपके ओथ में है, उसकी रोशनी में इसको आगे लेके जाया जाएगा। और इस पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने साथियों को, वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, परवेज़ रशीद साहब हैं, आज़म तारड़ साहब हैं, मरियम औरंगज़ेब साहब हैं, कि मैं अब आई थिंक आई विल गिव फ्लोर टू मरियम नवाज शरीफ साहबा को। आप ज़रा रिमाइंड कराने के, आई एम श्योर आपने सब ने सुनी है, बट अब ज़रा आप ऑडियो मरियम औरंगज़ेब साहब आप ज़रा चलवा दें ज़रा। चलिए फिर एक मिनट, लंबी तो है नहीं। सानू चैलेंज ना करो सलमान गनी साहब। शादर एक मिनट दूसरी भी चला दें।
जो अंडरलाइन करने वाली चीज़ें थी चुप करके, साथ ये भी अंडरलाइन करने वाली थी कि किसी मुल्क का नाम नहीं लेना, पब्लिक में कुछ और इन कैमरा कुछ और बातें होती हैं और वहाँ असल बहादुरी नज़र आती है। बिफोर आई हैंड ओवर द फ्लोर टू मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आई लेट मी टेल यू कि जो 4 साल का, करीबन 4 साल का जो गन था, जो तबाही है, आप सब माशाल्लाह जी शऊर लोग हैं, बड़े बड़े मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह एक्सपर्ट यहाँ बैठे हुए हैं, जिसमें मुआशी एक्सपर्ट्स भी हैं आप में से जो कमर्शियल रिपोर्टिंग कॉमर्स की करते हैं। देखें, ये 4-5 महीने में ये गन साफ नहीं हो सकता था। इट्स ए गॉन केस, इट वाज ए गॉन केस। सो आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट के जो मियाँ शहबाज शरीफ ने जो कोशिश की है, दिन रात एक किया है, उनकी टीम ने दिन रात एक किया है, और फिर अब मुझे भी इस खिदमत के लिए दावत दी और मैं भी आके ज्वाइन किया है। ये हमारी पूरी कोशिश होगी ये जो स्लाइडिंग जो तबाही हो रही थी, इस सबसे पहले इसको रोकें। हम इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह काफ़ी हद तक मेरा ख्याल हमें कामयाबी की उम्मीद है। उसके बाद हम इसको रिवर्स करेंगे। तो इतना कलील अरसे में आपने देखा कि ये बहुत ही चैलेंजेस आए और पाकिस्तान एट वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट था, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और उनके काबीना के साथी PDM के मिनिस्टर साहबान, एक तो ये है। दूसरा, देर इज़ ऑलरेडी सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ अल्लाह के फजल करम से शुरू हुई है। आपकी करेंसी बेहतर होनी शुरू हुई है पिछले 5 दिनों में। आफ्टर वीक्स हर दिन मज़ीद तबाही होती थी। पिछले 5 दिन में एक दिन भी उसमें यानी नेगेटिविटी नहीं आई, पॉजिटिविटी आई, उसमें इम्प्रूवमेंट आई। करीबन 1300-1400 अरब का पाकिस्तान का कर्जा जो है वो कम हो गया है सिर्फ इस एक काम से। इसी तरह आपने देखा कि हमने पूरी कोशिश की एज ए पोलिटिकल पार्टी कि आवाम को जो कुछ कर सकते हैं हमने अपना फुल स्ट्रेच करके, कल रात हमने डीज़ल में, पेट्रोल में, लाइट डीजल ऑयल में और फिर कैरोसिन ऑयल में भी हमने रिलीफ पास किया है। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम कोशिश करें कि जो आवाम है, जिनके हम नुमाइंदे हैं, उनको हम जितनी रिलीफ मुहैया कर सके। जो भी इस वक्त कंस्ट्रेंट्स हैं, हमारी लिमिटेशंस हैं तबाही के बावजूद, तो इंशाअल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में इंशाअल्लाह आपको मज़ीद बेहतरियाँ नज़र आएंगी। कुछ चीज़ें आपने फ्लैग की हैं आपके मीडिया में, कुछ चीज़ें मुझे आते ही वर्षे में मिली हैं कि जी 4600 जो इस वक्त LCs रुकी हुई हैं, आप लिखते हैं कि जी ये क्या करें। सब चीज़ों का गिव अस ए टाइम। तो मैं अभी 5 दिन में सिर्फ जो कुछ कर सकता हूँ किया है, और अगले आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हर फील्ड में हम कोशिश करेंगे, हम परफॉर्म करें और बेहतरी लाएँ। बहुत शुक्रिया। ओवर टू इधर आना, बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच। ये जब आखिर में प्लीज कर ले जरा आखिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू इसाक डार साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब। हम इनको वेलकम भी करते हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि कल बहुत देर बाद आवाम को रिलीफ मिला है। अल्लाह ताला का शुक्र है, आवाम ने बड़े सख्त दिन देखे हैं, लेकिन मेरी दुआ है, मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आने वाले दिन जो हैं वो आवाम के लिए रिलीफ लेके आएँ। और मैं PMLN की सीनियर क़यादत, जिसमें एहसन इकबाल साहब शामिल हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं और परवेज़ रशीद साहब हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। अभी जो ऑडियो आपने देखी, जब आपको हम ऑडियो सुनवाने लगे तो आपने कहा कि हमने बहुत दफ़ा ये ऑडियो देखी है, सुनी है। तो हमने भी सुनी, लेकिन आप जितनी बार ये ऑडियो सुनेंगे आपको रियलाइज़ होगा कि इस मुल्क के साथ कितना बड़ा खेल जो है वो खेला गया है। अभी मुझे ये लफ्ज़ भूल गया था, वो ऑडियो सुनी तो याद आया कि चुप करके। इस चुप करके के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो छुपी हुई हैं, वो मैं आपको अभी बताती हूँ वन बाय वन। और यूँ तो अगर मैं इस फॉरेन फंडेड फितना जिसका नाम इमरान ख़ान है, मैं एक बार फिर ये कहना चाहती हूँ कि इस शख्स का मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करती। और ये वो शख्स है जिसको मैं अपने घर के बाहर वाले दरवाजे से अंदर ना आने दूँ। लेकिन मेरी बदकिस्मती ये है, क्योंकि इसका सच जो है वो आवाम के सामने लाना है, इसका चेहरा आवाम को दिखाना है,
क्योंकि ये झूठ बोलता है और झूठ पे झूठ बोलता है, तो वो मुझे करना पड़ता है। तो अगर मैं इसके झूठ गिनवाने लगूं तो सुबह हो जाएगी, लेकिन इसके झूठों की फहरिस्त जो है वो इतनी तवील है कि वो ख़त्म नहीं होगी अगर मैं इसके कारनामे गिनवाने लगूं। लेकिन हम अपनी अब तवज्जो जो है वो अभी इस ऑडियो पे रखते हैं, और बहुत सारी ऑडियोज़ आई, प्राइम मिनिस्टर हाउस का डेटा भी लीक हुआ, ऑडियोज़ लीक हुई, मेरी ऑडियोज़ भी लीक हुई, और मगर मैं ये समझती हूँ कि वो तमाम ऑडियोज़ एक तरफ, वो तो बिनाइन ऑडियोज़ है ना, और मैं आज ये दावे के साथ भी कह सकती हूँ और आजिज़ी के साथ भी ये चीज़ कह सकती हूँ कि मुस्लिम लीग नून की कितनी भी ऑडियो सामने आ जाए, मुस्लिम लीग नून की जो आपस की प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस हैं, ऑफिशियल कॉन्वर्सेशंस हैं, चाहे वो घर पे हों या वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में हों, कभी आपको कभी मुल्क के ख़िलाफ़ कोई चीज़ सुनने को नहीं मिलेगी। इंशाअल्लाह ताला ना है, ना हुई है, ना होगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून अपना मफाद, सियासी मफाद कुर्बान कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान के मफाद पे, पाकिस्तान की सलामती पे मुस्लिम लीग नून कभी समझौता नहीं करेगी। तो हमने बड़ा सुना जब इसको पता चल गया कि इसकी हुकूमत जाने वाली है और इसके मेंबर्स, इसके अपने मेंबर्स इसके ख़िलाफ़ हो गए हैं और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होने वाला है, तो साजिश कॉन्स्पिरेसी की हमने सुन के हमारे कान पक गए। मुझे तो पहले दिन से पता था कि ये शख्स झूठ बोल रहा है, लेकिन जाहिर है कि जब एक शख्स इस तरह झूठ बोले, वो वज़ारत उज़्मा के 4 साल गुजार कर जब वो टीवी पर आए और सियासी जलसों के अंदर वो एक कागज़ लहराए और कहे ये साइफ़र है, ये ख़त है जो मुझे आया है, तो इंसान सोचने पे मजबूर तो हो जाता है ना कि ये क्या बात कर रहा है। हो सकता है भाई किसी ने धमकी दी हो, मुझे बहरहाल पहले दिन से पता था कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि इस सदी का सबसे बड़ा झूठ ये है कि इमरान खान कभी सच बोल सकता है। तो साजिश तो हुई, लेकिन वो साजिश ना मुस्लिम लीग नून ने की, ना पीडीएम ने की, ना पीपल्स पार्टी ने की, ना वो इस्टेब्लिशमेंट ने की, ना वो किसी और मुल्क ने की, ना वो किसी गैर मुल्की सफ़ीर ने की। वो साजिश हुई है और उस साजिश का मास्टरमाइंड फॉरेन फंडेड फितना इमरान खान है, और उसके जो अकम्प्लिसेस इन क्राइम हैं, उसके जो एडर्स हैं, अबेटर्स हैं, सहूलतकार हैं, उसके अंदर उसका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है आज़म खान, उसके अंदर जो उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर, इस फितना की हुकूमत का जो फॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी साहब, और इनकी जो जमात है उसका जो सेक्रेटरी जनरल है असद उमर साहब, ये 3 लोग उसमें शामिल हैं, और इस गैंग का सरबराह इमरान खान खुद है। और देखें, अफसोस की बात है, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस, वो प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर जिसके अंदर बैठ के अवाम की बेहतरी के प्लान बनते हैं, अपनी हुकूमत को किस तरह से उसने डिलीवर करना है, जो मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात कैसे बेहतर करने हैं, इकॉनमी कैसे बेहतर करनी है, सिक्योरिटी कैसे बेहतर करनी है, आवाम आदमी को रिलीफ कैसे देना है। मैंने तो 4 साल जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के साथ मैंने जो वक्त गुजारा, उसमें तो मैंने यही देखा कि कभी हेल्थ प्रोग्राम बन रहा है, कभी डार साहब के साथ इकॉनमी पे बात हो रही है कि जीडीपी को कहाँ तक लेकर जाना है, और जो अभी क्योंकि तेल की कीमतें कम हो रही हैं तो आवाम को मैक्सिमम रिलीफ पास ऑन करना है। मैंने तो ये बातें सुनी हैं। मुझे तो पता नहीं था कि अवाम के जो नुमाइंदा है उसके दफ्तर में बैठकर, पाकिस्तान के हाईएस्ट ऑफिस में बैठकर कोई वज़ीर आज़म, भले वो जाली वज़ीर आज़म हो, वो मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश के ताने बाने बुनेगा। और फिर सिर्फ साजिश नहीं हुई, ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं थी कि मुझे मुल्क से मुझे वज़ारत उज़्मा से निकाल रहे हैं, या मेरा वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब होने जा रहा है। ये टैंपरिंग हुई है, ये इससे ज़्यादा सीरियस बात हुई है कि आप कहते हैं एक साइफर आया है, तो वो आप उसको कह रहे हैं कि चुपके से वो जो साइफर है उसको अवाम को क्या पता। असद उमर ने, इतना क्रेडिट मैं असद उमर साहब को देती हूँ कि उन्होंने कहा कि सर ये कोई लेटर तो नहीं है,
ये तो ट्रांसक्रिप्ट है। ट्रांसक्रिप्ट का लोगों को क्या पता, साजिश बनाओ ना। जैसे बेगम साहिबा ने फरमाया था कि अरसलान बेटा सब कुछ साजिश में छुपा दो, गद्दारी में छुपा दो। जो कोई हम पे तनकीद करे, चाहे वो तोशा खाना हो, फॉरेन फंडिंग हो, कुछ भी हो, कहो जी ये तो गद्दारी के साथ लिंक कर दो। तो खुद उन्होंने भी यही किया प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में बैठकर। आपने पाकिस्तान के इतने सेंसिटिव डॉक्यूमेंट के साथ आपने टैंपरिंग की, आपने जालसाजी की, आपने उसको बदला। और अभी जैसे डार साहब ने आपको बताया और कल कैबिनेट मीटिंग में भी ये बताया गया कि वो साइफर जो है उसकी ओरिजिनल कॉपी है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, और उसका जो वो था कॉपी थी वो वजीर आजम हाउस से गायब है। जहां आप 2000 पानी की बोतलें मिनरल वाटर जाते जाते, बड़ा सुना था ना, एक डायरी लेके गए और चुपके से निकल गए, 2000 मिनरल वाटर की बॉटल्स जैसे आप उठा के ले गए, इसी तरह आप साइफर की कॉपी भी उठा के ले गए। क्योंकि आपने टैंपरिंग की थी, क्योंकि आपने जालसाजी की थी, आपने उसको तब्दील किया था। और आपने ये सोचा कि अवाम तो बेवकूफ़ है, चुप करके ये कर दो, लोगों को क्या समझ आएगी। इससे आपने पाकिस्तान की जो इज्तमाही दानिश है, पाकिस्तान की जो इज्तमाही अकल है, समझ है, फहम फरासत है, उसको आपने उसकी तजलील की है। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए पाकिस्तान के अवाम से, और सबसे ज़्यादा माफ़ी आपको अपनी जमात से मांगनी चाहिए, जिनके सामने खड़े होकर आपने वो झूठा ख़त लहराया और झूठ बोला साजिश का, और उन्होंने मान लिया। उनके बारे में अब मैं क्या बात करूं। और आज वो कह रहे हैं कि बात ज़रा सुने तो सही, मतलब शैतानी ज़ेन की इख्तरा के साइफर तो है ना। अब जो लोग ये बात करते हैं उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि अमूरे जो हुकूमत होते हैं, मामले कहते हैं, वो चलाए किस तरह से जाते हैं। और आपने साजिश की पाकिस्तान की, अपनी हुकूमत जाने के लिए आपने बहाना गढ़ना था कि मैं बाहर निकल के यतीम मस्कीन बन के लोगों को बताऊं, ओ हो मेरे खिलाफ साजिश हो गई। लेकिन असल बात यह है कि आपने साजिश की पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, आपने साजिश की नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ, आपने साजिश की पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के खिलाफ, आपने साजिश की पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ, आपने साजिश की सफारती ताल्लुकात पाकिस्तान के उसके खिलाफ। और आज मुझे ये बताया जाता है, मुझे अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ये बता रहे थे कि कोई मुल्क आपको कोई खत लिखने पे तैयार नहीं है, कोई सफीर आपके साथ बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि किसी का पाकिस्तान के ऊपर एतबार नहीं रहा। वो कहते हैं कि हम कोई खत भेजें या हम कोई साइफर भेजें या हम कोई कम्युनिकेशन भेजें तो हमें बाद में पता चलेगा कि वो तो तब्दील करके तो उसका तो साजिश बन गई है, हम साजिशी बन जाएंगे। ये मेरे साथ बैठे हुए थे, अभी हम प्राइम मिनिस्टर के घर से आ रहे हैं, ये एहसन इकबाल साहब भी थे, राना सनाउल्लाह साहब भी थे, हम सब थे। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कोई मुल्क पाकिस्तान से बात करने को तैयार नहीं है, सब डरते हैं पाकिस्तान से। तो ये क्या इमेज आपने बिल्ड किया पाकिस्तान का लोगों के सामने। और आपने उस साजिश जो कभी थी ही नहीं, साजिश थी ही नहीं, उस झूठी साजिश के ड्रामे की आड़ में आपने पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को, पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस को आपने खेल तमाशा बना दिया। आपने लोगों को यह बताया उस साजिश की आड़ में कि पाकिस्तान एक गुलाम मुल्क है, पाकिस्तान एक कमजोर मुल्क है। आपको शर्म आनी चाहिए थी ये बात करते हुए। और फिर कहा कि खेलना है, इसके ऊपर हमें सिर्फ खेलना है। मतलब इंसान का दिमाग चकरा जाए कि जो शख्स भले वो कितना गैर जिम्मेदार हो, कितना नाअहल हो, कितना नालायक हो, बहरहाल तुम 4 साल इस मुल्क की वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठ कर आए। आपके मुंह से ये बात सुनना कि जो मामला कौमी सलामती का हामिल है उस पर हमने सिर्फ खेलना है। ये जो जुमला इमरान खान साहब की ऑडियो में है ना कि हमने सिर्फ खेलना है, इसमें उनकी 25 साल की, जिसको कहते हैं ना, वो कहते हैं मेरी 25 साल की जिद्दोजहद, वो उनकी 25 साल की जिद्दोजहद, उनकी 25 साल की जो सियासत है वो इस एक जुमले में छुपी है। कभी हमने जनरल पाशा के साथ मिलकर खेलना है, कभी हमने ज़हीरुल इस्लाम साहब के साथ मिलकर खेलना है, कभी हमने अवाम के मैंडेट के साथ खेलना है, हमने अवाम के मैंडेट पे डाका डाल के RTS बिठा के हमने वज़ीर आज़म बनना है, और कभी हमने, जैसे अभी डार साहब ने कहा, कि मईशत के साथ खेलना है। जाहिर है जिस बंदे का अभी जो माइंड सेट है वो उसने पाकिस्तान के
जो 22 करोड़ अवाम हैं, पाकिस्तान का जो मुल्क है, जो वो उसको ओवल स्टेडियम समझता है, वो उसी माइंडसेट से बाहर नहीं निकला, तो उससे तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगी। अजान हो रही है, हो जाए। फिर देखिए, ये सिर्फ ये जो ऑडियोज़ हैं, ये कोई स्टैंड अलोन साजिश नहीं है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ये एक पूरा माइंडसेट है। इस फितना के ख़िलाफ़ पूरी डोसियर है, पूरी फ़र्द जुर्म है, जिसके अंदर आप ये देखें, फॉरेन फंडिंग के केस से आप शुरू हो जाएं कि जो शख्स पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, पाकिस्तान के अंदर फितना पैदा करने के लिए, पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करने के लिए जो शख्स बाहर से डॉलर्स लेता हो, फिर उनके बारे में झूठ बोलता हो, और आप देखिए पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतों से इसको डॉलर्स आए, और बड़े आराम से तहरीक इंसाफ वाले कह देते जी कोई नहीं, कहीं से $80 आए, कहीं से $200 आए। भाई हैरान हूँ मैं आप लोगों की अकल के ऊपर कि ECP का ज़रा एक दफ़ा डिसीजन पढ़ें और बताएं कि कितनी बड़ी अमाउंट है। करोड़ों रुपया पाकिस्तान के दुश्मनों से फॉरेन फंडिंग के सिलसिले में इमरान खान ने अपनी जेब में डाला है, और उससे क्या किया है? उससे अपना किचन तो नहीं चलाया, वो किचन तो इसके दूसरे इसकी ATMs चलाते हैं। उससे इसने पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन पैदा की है, और ये पूरा पैटर्न है ये फॉरेन फंडिंग का। आप देख लें, उसके बाद जब ये जाते जाते पाकिस्तान के आइन से जो खिलवाड़ करके गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट से 5-0 का डिसीजन आया कि उसने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये है कि इन्होंने जाते जाते आइन तोड़ दिया। मतलब मैं मुकद्दम हूँ, आप ये नार्सिसिज्म देखें कि मैं हूं जो हूं, बाकी पाकिस्तान का आइन की कोई हैसियत नहीं है, पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी की कोई हैसियत नहीं है, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी की कोई हैसियत नहीं है। जो हूं मैं हूं, अगर मुझे इक़्तिदार नहीं मिलता तो मैं पूरी दुनिया में आग लगा के रख दूंगा। इस किस्म का जहन, शैतानी जहन, और इस शैतानी जहन के हाथों पाकिस्तानी कौम 4 साल से यरगमाल बनी हुई है, बल्कि 4 साल से ज़्यादा से यरगमाल बनी हुई है। और ये शैतानी जहन, ये फॉरेन फंडेड फितना पाकिस्तान के ऊपर 4 साल हुक्मरान रहा, पाकिस्तान के स्याह और सफ़ेद का मालिक रहा, कि आज भी हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान की मईशत को ये जिस जगह पहुंचा गया है, हम अभी भी उसको स्टेबलाइज करने के उस पोजीशन में नहीं आए। इंशाल्लाह हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा है कभी किसी ने इसका अंदाज़ा किया? और फिर ये पैटर्न देखें, फॉरेन फंडिंग के अलावा आपने जाते जाते आइन तोड़ा,
पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से आपके खिलाफ फैसला आया कि आपने आइन शिकनी की है, वो बच के चुप करके निकल गया। और अब अभी इससे पहले जो ऑडियोज आई थी शौकत तरीन की और इसके मिनिस्टर्स की, जो कह रहे थे कि IMF की ट्रांश आने वाली है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के पास, तो ख़त लिख दो ताकि इनको ये पैसे ना मिले। आपको अंदाज़ा भी है अगर पाकिस्तान को वो पैसे ना मिलते, अल्लाह करे वो दिन आए नवाज शरीफ के दौर की तरह जब वज़ीर ख़जाना इसहाक डार थे कि पाकिस्तान की IMF से जान छूट गई थी। हम कोई खुशी खुशी IMF के साथ डील नहीं कर रहे, ये डील इमरान खान करके गया था और जिसको फ्लाउट भी करके चला गया जाते जाते, जिसकी वजह से पाकिस्तान को श्रीलंका बनने में चंद ही कदम का फासला था। तो ये बचाया है अल्लाह के फजल करम से इस मुल्क को, और आगे भी लेकर जाएंगे, इस मंझधार से इंशाअल्लाह ताला निकाल लेंगे। लेकिन देखें तो सही एक शख्स की करतूत कि उसने किया क्या है, और आज उसका इतना हौसला कि वो खड़े होकर पाकिस्तान के जो आने वाली नस्लें उनसे खिताब करता है। उस दिन एक कॉलेज में यहाँ पर GC यूनिवर्सिटी में गया हुआ था, कल मैंने सुना है या आज पता नहीं, वो KPK में कहीं खिताब कर रहा था और उनको ये कह रहा था बताओ किसने की है साजिश। तो बच्चों को पता चल गया किसने की है साजिश। पाकिस्तान के अवाम के जहन में तुम झूठ भर रहे हो, नफरत भर रहे हो, साजिश भर रहे हो। अल्लाह करे कि अब ये अगर किसी कॉलेज में जाए तो बच्चे इससे पूछें कि ये ऑडियोज क्या हैं, कि मुल्क के साथ खेलो, चुप करके ऐसे कर दो, किसी को क्या पता चलेगा। ये नाम ना लो, अच्छा ये भी नाम ना लो कि लोगों को दर्स दे रहा है कि हमें आज़ादी चाहिए, हमने ये करना है वो करना है, हम गुलाम नहीं हैं, लेकिन नाम ना लेना। खबरदार किसी ने नाम लिया, गलती से भी नाम नहीं लेना, और नाम गलती से मुंह से जब निकल गया तो कहता ओ हो नहीं नहीं, ये वो मुल्क नहीं है, कोई और मुल्क है। मतलब खेल तमाशा। और सिर्फ ये कि नाम नहीं लेना, जब नाम ले दिया तो उसके बाद वहां से $25,000 पे आपने एक लॉबिंग फर्म हायर कर ली अमेरिका से, जो और वो अमेरिकन की फर्म है, जिसको इसलिए हायर कर लिया गया कि अमेरिका से इमरान खान साहब के ताल्लुकात बेहतर करा दें। और वो जो फर्म है वो क्यों हायर की है, वो क्या कह रहे होंगे वहां जाके अमेरिकन को कि जी गलती से बच्चे के मुंह से नाम निकल गया, गलती हो गई, माफ कर दें, सियासत खेल रहा था, कोई बात नहीं, बच्चों के जहनों से खेल रहा था, सियासत में ये करना पड़ता है, गलती हो गई, माफ कर दें। है तो वो आपका ताबेदार ना, है तो आपका फर्मा बरदार, कोई बात नहीं, गलती हो गई, जाने दें। वो लॉबिंग फर्म और क्या कर रही है? मुझे आप ये बताएं कि किसी मुल्क ने, आप कहते हैं अमेरिका ने आपके खिलाफ साजिश की, कोई मुल्क आपके खिलाफ साजिश कर ले तो आप क्या उससे जाके माफिया मांगेंगे? उसमें लॉबिंग फर्म हायर करेंगे, उसके सफीरों को बुला के मिलेंगे? पाकिस्तानी कौम को, पूरी पाकिस्तानी कौम को अमेरिका के खिलाफ नारे लगाओ, बाहर के मुल्कों में अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए, और अंदर बैठ के क्या कह रहे हैं, नाम ना लेना अमेरिका का। ओहो हो, मतलब आपने पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ समझ रखा है। क्या समझा है आपने कि वो आपके जो जमात में लोग बैठे हैं उनकी तरह उनकी अकलों पे भी पर्दे पड़े हुए हैं, उनकी आंखों पे भी पर्दा पड़ा हुआ है। जिस तरह टीवी पे तकरीर में जो जज मोहतरमा थी ज़ेबा, उनको इसने ललकारा, बदतमीजी की। मुझे तो पता है इसका तो काम ही, इसकी तो ट्रेनिंग ही ऐसी हुई हुई है, ख़वातीन पर जुमले कसना, जुमलेबाजी करना। तो वही इसने जज ज़ेबा के साथ किया। और फिर वहाँ कल मैंने देखा जाके कहता है कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दे। अगर कोई ऐसी, मतलब जिस गलती पे आप पकड़े जाएं वहाँ पर आप माफ़ी मांग लेंगे, जो गलती पकड़ी ना जाए उस पर वो गलती ठीक है। जज ज़ेबा वहाँ पर तशरीफ़ नहीं रखती थी। मेरा ख्याल है कि उनको भी किसी ने बताया होगा कि एक ऐसा शख्स आ रहा है जो ख़वातीन के बारे में ये ख्याल करता, ख़बरदार तुमने उससे बात की। तो घर वालों ने शायद ये कह के उनको हटा दिया हो वहाँ से। तो देखें, ये है इमरान का किरदार, ये है इस शख्स का चेहरा, ये है इस शख्स का बातिन। और मैं ऐसे ही इसको फितना नहीं कहती, मुझे पता था, मुझे कोई हैरानी नहीं हुई इन ऑडियोज से। मैं इसका और भी इसको अच्छी तरह से जानती हूँ। पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारे वज़राए आज़म आए और गए। उसके अंदर हमारे जो निगरान वज़राए आज़म थे, जमहूरी वज़राए आज़म थे, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स थे, डिक्टेटर्स भी आए,
लेकिन आज तक गद्दारी का लेबल किसी वजीर आज़म के माथे पर नहीं लगा जो गद्दारी का लेबल इमरान खान के माथे पर लगा है। फांसियां चढ़ गए वज़ीर आज़म, गोलियां खा गए, जलावतन हो गए, 2-2 बार उम्र कैद सुन ली और जलावतन हो गए, नाहक जेलें काटी, कैदें काटी, लेकिन जो बदनामी का, गद्दारी का दाग इसके चेहरे पे लगा है वो बेइज्जती किसी भी वज़ीर आज़म के हिस्से में नहीं आई। और तुम्हारा क्या ख्याल है कि जो 2-2 बार वज़ीर आज़म रहे हैं, 3-3 बार वज़ीर आज़म बने हैं, उनके सीनों में राज नहीं होंगे? उनको साइफर्स नहीं आते होंगे? जब नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके करने का फैसला किया तो उनको भी धमकियां दी गई, उनको भी लालच दी गई, उनको भी थ्रेट्स आए, उनको भी साइफर्स आए होंगे। फोन तो आया, वो $5 अरब की जो इमदाद उन्होंने ठुकराई थी, तो उनको भी साइफर्स आए होंगे। ऐसा तो नहीं कि उनको कोई रिटन कम्युनिकेशन नहीं आई होगी, साइफर्स नहीं आए होंगे। फोन आ गया तो साइफर्स भी आए होंगे। लेकिन जो बात उन्होंने कही उसको कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। अब वो जो लोगों ने इसके कहने पर पीटीआई के कारकुनों ने एब्सोल्युटली नॉट के गाड़ियों पे स्टिकर्स लगा दिए थे, अब उनको पूछना चाहिए कि इमरान खान साहब उन स्टिकर्स का क्या करें? अमेरिका का नाम लेना है या नहीं लेना? और फिर आपने अभी डार साहब से सुना कि वो साइफर पीएम हाउस से गायब हो गया। तो मैं ये समझती हूँ कि जैसे ट्रंप के घर पे छापा मार के अमेरिकन्स ने उसके घर से ये जो सीक्रेट या सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स है वो बरामद किए थे, इसी तरह बनी गाला, जिसका असल नाम मनी गाला है, वहाँ पर भी रेड होना चाहिए। राणा साहब, वहाँ पर भी रेड होना चाहिए। वहाँ से आपको पता चलेगा कि वो साइफर की कॉपी किधर गई और जो असल मिनट्स थे वो क्या थे, असल खत था वो क्या था, असल कम्युनिके था वो क्या था, और उसको टैंपर करके क्या बना दिया, तभी जेब में डाल के वो खत ले गए। जलसों में लहराने के लिए आपके पास वो खत है, लेकिन अवाम को दिखाने के लिए वो खत नहीं है। खेल खेल में आप मुल्क से खेल गए, और फिर उस साइफर की आड़ में जो कभी था ही नहीं, उस साजिश की आड़ में जो कभी था ही नहीं, आपने इतनी घिनौनी साजिश की इस मुल्क के साथ। ये मुल्क कोई ओवल स्टेडियम नहीं है, कजाफी स्टेडियम नहीं है, 22 करोड़ का जीता जागता मुल्क है। आपने उसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब कर दिए, आपने उसके सफारती ताल्लुकात खराब कर दिए, आपने उसके फॉरेन रिलेशंस को आग में झोंक दिया, आपने उसकी मईशत खराब कर दी। और फिर उस साजिश की बुनियाद पर जो कभी थी ही नहीं, कहीं थी ही नहीं, आपने पाकिस्तान के इदारों को आपने तनकीद का निशाना बनाया, उनको कंट्रोवर्सी में झोंका। उस साजिश की आड़ में आपने अफवाज पाकिस्तान के ऊपर तनकीद की, उनको कंट्रोवर्शियल बनाया। उस साजिश की आड़ में जो कभी थी नहीं, आपने मीर जाफर और मीर सादिक और जानवर के लकब दिए लोगों को। अब पता चला है कि असल मीर सादिक कौन है, मीर जाफर कौन है, असल जानवर कौन है। आपने कहा कि जानवर इस न्यूट्रल जानवर होता है क्योंकि उसको कोई समझ बूझ नहीं होती कि क्या कर सही और क्या गलत है। तो आपने भी तो यही किया। आपसे बड़ा फिर जानवर कौन है इस दुनिया के अंदर, जिसको ये पता नहीं कि मैं अपनी सियासत की खातिर अपने मुल्क को और मुल्क की सलामती को दाव पे लगा रहा हूं। और उसी साजिश की आड़ में जो कभी हुई ही नहीं, आपने शुहदा को तजलील का निशाना बनाया, तनकीद का निशाना बनाया। आपको शर्म आनी चाहिए। वो हेलीकॉप्टर जब क्रैश हुआ, उसमें अफवाज पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर्स से लेकर जूनियर ऑफिसर्स तक मौजूद थे। आपकी जमात ने और आपने शर्मनाक कैंपेन चलाई। आपके लाख इख्तलाफात हो सकते हैं किसी इदारे से, सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, उस पर बात की जा सकती है, हम भी करते, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि जो लोग अपनी जान और खून के नजराने इस मुल्क के लिए, इस मिट्टी के लिए पेश करते हैं, आप उनको झूठी साजिश की भेंट चढ़ा दें। आपको शर्म आनी चाहिए। और वो जो XYZ तुम करते फिरते हो कि XYZ ने मेरे खिलाफ साजिश की, इस ऑडियो ने बताया कि वो X भी तुम हो, Y भी तुम हो, Z भी तुम हो, मीर सादिक भी तुम हो, मीर जाफर भी तुम हो, जानवर भी तुम हो। जानवर भी जो है वो अपने मालिक के साथ जो है वो वफा करता है। तुमने अपने मुल्क से वफा नहीं की और अपनी घटिया सियासत की खातिर तुमने मुल्क को
अपने मफादात की भेंट चढ़ाने की कोशिश की। और मुझे आज इस बात का अभी भी अफसोस है कि तुम आज भी ये सब करने के बाद तुम आज़ाद फिर रहे हो। तुम पाकिस्तान की नई नस्ल से खिताब करने की करते फिर रहे हो। और ये शिकवा और ये गिला मुझे अपनी हुकूमत से भी है। मुझे ये मेरे जो अंकल्स हैं, भाई हैं, सब यहाँ बैठे हुए, मुझे इनसे भी गिला है, मुझे इनसे भी शिकवा है कि जो कानून के हाथ जो गद्दार के गिरेबान तक पहुंचने चाहिए थे वो नहीं पहुंचे। वो आज भी आज़ाद घूम रहा है, वो आइन तोड़ता है, आज़ाद घूमता है। वो फॉरेन फंडिंग में बाहर से फंड लेकर पाकिस्तान में फितना और इंतशार फैलाता है और आज़ाद घूमता है। वो तोशा खाना की घड़ियां चोरी करके बेच देता है और आज़ाद घूमता है। अभी पिछले दिनों में देख रही थी कि इनका कोई ट्वीट आया हुआ था, जो प्रिंस मोहम्मद बिन सुल्तान है, वो बने हैं प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया के, उनको मुबारकबाद दे रहा था। तो मुझे ख्याल आया कि जिसकी घड़ियां बेच के खा गया उसको किस मुंह से ये मुबारक दे रहा है? ताकि एक और घड़ी मिले। और मतलब समझ से बाला तर है ये बातें। वो क्यों खुला फिर रहा आज भी? क्यों कानून के हाथ उसके गिरेबान तक नहीं पहुंचते? और फिर मैं अपनी हुकूमत से ये नहीं कह रही कि उसके ऊपर एफेड्रीन डाल दो, उसके ऊपर चर्च का मुकदमा बना दो, या उसके ऊपर हेरोइन का मुकदमा बना दो, या उसके ऊपर नारोवाल कॉम्प्लेक्स का मुकदमा बना दो, या मेरी तरह उस पर एडिंग और अबेटिंग का मुकदमा बना दो। जो एडिंग एंड अबेटिंग उस क्राइम में जो कोर्ट ने कहा है हुआ ही नहीं। मैं ये कह रही हूं कि इसने आइन तोड़ा है, इसने पाकिस्तान का बैतुल माल का माल बेचकर खाया है, इसने फॉरेन फंडिंग ली है पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए। इसने हुकूमत पाकिस्तान और अपना प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने के लिए। और होगा किसी का लाडला, हमारा लाडला नहीं है। और फिर किरदार देखें, भयानक चेहरा देखें और बातें सुने क्या करता है। पहले भी जब DGISI का तकर्रर हुआ तो वो झाड़ फूंक के नजर हो गया, क्योंकि इसको आंखें, कान और नाक चाहिए थे। तो इसने अफवाज पाकिस्तान की तकर्रियों को इसने लिम्बो में रखा। इसने दरार पैदा करने की कोशिश की पाकिस्तान के अफवाज के इदारे के अंदर, जिसकी दूसरी केसेस का जो चीफ ऑफ स्टाफ है वो ARY पे लाइव बैठ के पढ़ रहा था कि जो अफवाज पाकिस्तान के ऑफिसर्स हैं वो अपनी हाई कमान का हुक्म ना माने। और बात देखें, हिम्मत देखें इस शख्स की कि क्या क्या ग्लेरिंग चीज़ें इसकी सामने आई हैं, और जलसों में खड़े होकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री के बारे में बात करता है। जिस शख्स को गद्दार बनाकर, गद्दारी का तौक जिसके गले में होकर उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए था, उसकी इतनी हिम्मत कि आज वो उस तकर्री को भी कंट्रोवर्सी में झोंकना चाहता है। हैरान हूं मैं अपने ऊपर भी, इस मुल्क के सिस्टम के ऊपर भी, कि ऐसा शख्स आज भी खुला फिर रहा है। और कोई बाइद नहीं है कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई और ऑडियो भी आ जाए, मुझे नहीं पता वो है या नहीं है, कि वो कहें कि हमने आर्मी चीफ की तकर्री से भी खेलना है। हिम्मत देखें इस शख्स की। तुम होते कौन हो जिससे मशवरा भी किया जाए? तुम्हारी तो पूरी फर्द जुर्म है पाकिस्तान के खिलाफ इकदामात की। तुमसे कोई मशवरा करे भी तो क्यों करे? तो ये ज़रा पाकिस्तान की और हुकूमत की इज्तिमाई दानिश को झंझोड़ने का वक्त है कि खुदारा इससे पहले कि मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँच जाए, खुदारा होश के नाखुन लें और इसका चेहरा, असल चेहरा आवाम को दिखाएं और इसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। शुक्रिया। बारी 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 बारी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा उमर एक मिनट, उस्मान एक मिनट। आप सबको पता है कि मैं आखिरी सवाल का जवाब देने के बाद उठती हूँ, तो हौसले का, हिम्मत का मुजाहरा करें। जी जी, सीनियर तरीन है, एहतराम करना चाहिए। और ये बताएं कि ये जिस साइफर की आप बात कर रहे हैं, कि
क्या पाकिस्तान का सेक्रेटरी खारजा या खारजा ऑफिस जो है ये हुकूमत पाकिस्तान का पाबंद नहीं? उस वक्त के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को भी वो साइफर दिखाने से गुरेजा था और आज भी वो साइफर आपके खारजा ऑफिस में पड़ा है। अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस से कोई चोरी हुआ है तो वो आपके खारजा ऑफिस में पड़ा है। क्या इसकी बुनियाद पर आप कुछ करने की सलाहियत रखती है या आपको अंदरूनी तौर पे या बैरूनी तौर पे किसी ने रोका है कि आप इस पे हाथ नहीं डाल सकते? दूसरा सवाल मेरा इसहाक डार साहब से। अच्छा, पहले मैं जवाब दे लूँ। आपने इतने सारे सवाल इकट्ठे पूछ दिए, अब तीसरा भी पूछने लगे थे। शुक्रिया सलमान गनी साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की और मैं ये समझती हूँ कि जो कमेटी बनी है कल इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, ये मामला इन्वेस्टिगेटेड है। इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। जो शख्स अपने मुंह से इतराफ़ कर रहा है कि हाँ मैंने ये गुनाह किया, हाँ मैंने पाकिस्तान की तकदीर से खेला, और खेलो और चुप कर जाओ, उसके बाद आपको इतराफ़ गुनाह के बाद आपको और क्या सबूत चाहिए? हाँ, एक रस्मी कार्रवाई होती है जिसमें आप उसको भी बुलाएं, उसकी बात भी सुने, जिसमें आप, क्योंकि आप मुजरिम को एक मौका देते हैं, उसकी भी बात सुने। आप जो आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान साहब, उनकी भी बात भी सुने कि आपने ऐसे गलत काम में उनको रोका क्यों नहीं, उनकी मावनत क्यों की, उनकी बात भी सुने। आप जो भी असद उमर साहब की बात भी सुने, शाह महमूद कुरैशी साहब की बात भी सुने। उनको एक एक मौका मिलना चाहिए, लेकिन जुर्म साबित करने की ज़रूरत नहीं है। वो ये ऑडियो सबूत है, वो अपने ज़बान से इतराफ़ कर रहे हैं कि हाँ हमसे ये गुनाह हुआ है और मेरा अपनी हुकूमत से गिला जायज़ है। मैंने तो कहा है कि किसी एक का ये लाडला होगा, जनूबी पंजाब के किसी जगह का लाडला होगा, हमारा लाडला नहीं है। और ये भी मैं बता दूं, ये उनका भी लाडला नहीं है। हर कोई अपना अपना खेल खेल रहा है, इमरान खान को इस्तेमाल कर रहा है जैसे उसने इमरान ने उसको इस्तेमाल किया। राणा साहब, इसका जवाब आप देना पसंद फरमाएंगे? माइक दे दे, क्योंकि राणा साहब मेरे पास तो इस बात का कोई जवाब नहीं। जी, इसमें ऐसा है कि मैडम मरियम नवाज साहबा ने जो गिला किया है, जो उन्होंने इतराज़ उठाया है, ये बिल्कुल जायज़ है, ये दुरुस्त है। आवाज़ आ रही है? और जी, तो मैंने कहा कि ये इतराज़ जो मैडम मरियम नवाज साहबा ने उठाया है, ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये जायज़ है। लेकिन ये बात मलहूज़े खातर रखी जाए कि ये PMLN की हुकूमत नहीं है, ये इत्तेहाद की हुकूमत है और इत्तेहाद में सबको ऑन बोर्ड लेके चलना पड़ता है। इस सिलसिले में जो कल मीटिंग हुई है कैबिनेट की, 25 मई के वाक़यात के बाद मेरा ये बड़ा फॉर्म जो है वो एनालिसिस था और रिक्वेस्ट थी कैबिनेट से कि कैबिनेट जो है वो इस बारे में फ़ैसला करे और इसके ख़िलाफ़ म्यूटनी जो है वो वेजिंग वार अगेंस्ट दी गवर्नमेंट और पाकिस्तान के कैपिटल पर मुसल्लह जथे से हमलावर होने का जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाए, इसे गिरफ़्तार किया जाए, इसे प्रोसिक्यूट किया जाए। और ये इतना बुज़दिल है कि ये उसी दिन जो है वो 25 मई को ये भाग गया था पेशावर और उस वक्त तक वहाँ से नहीं आया जब तक कि इसने जो है वो बेल फॉर अरेस्ट नहीं ली। उस वक्त कैबिनेट ने इसके ऊपर कोई फ़ैसला करने की बजाय एक सब कमेटी बना दी और सब कमेटी के जब मामला सुपुर्द होता है तो फिर बात लंबी हो जाती है। कल जो है, कल कैबिनेट ने इस बारे में बड़ा फर्म फैसला किया है और इस मामले को पार्लियामेंट में भी उठाया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि बहस के बाद पार्लियामेंट जो है इसके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का रेफरेंस दायर करने का फ़ैसला करेगी और उस फैसले के बाद ये आदमी जो है ये अपने अंजाम को पहुँचेगा। देखिए, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी जो राणा साहब ने अभी कहा कि इन्होंने कहा इत्तेहादियों की हुकूमत है। बिल्कुल, इत्तेहादियों की, हमारे साथ इत्तेहादी भी हुकूमत में शामिल हैं, लेकिन मुझे ये बताएं
कि ये ना मेरा मुस्लिम लीग नून का मसला है, ना ये पीपल्स पार्टी का मसला है, ना ये किसी और इत्तेहादी जमात का मसला है, पीडीएम का मसला नहीं, ये पाकिस्तान की बात है। और मुझे ये बताएं कि जितनी भी जमातें बैठी हैं पीडीएम में, सब मुहिब्बे वतन जमात है। जब आप उनके सामने ये बात आई है तो कौन है वो शख्स पाकिस्तानी 22 करोड़ में एक भी नहीं होगा जो कहेगा इसके खिलाफ एक्शन ना लिया जाए। अंकल आज इसको आप साइकिल पे रखिए। 46% इन्फ्लेशन रेट जा चुका है। आम आदमी का जो मसला है जी, वो कब हमें खुशखबरी दे रहे हैं, ये तो चल रहा है आपका मामला। और राणा साहब ने क्लियर कर दिया कि मुकदमा भी हो सकता है, जुडिशियल कमीशन भी बन सकता है, आर्टिकल 6 की कार्रवाई भी हो सकती है। डॉलर के मामले के ऊपर जरा गाइड कर दीजिए जी कि कब नीचे आ रहा है और हमारे लिए मजीद खुशखबरी सख्ती हमारी कब नरमी में बदल जाए। मैं ब्रीफली जवाब देता हूँ जी। मेन जो आपने देखा कि ट्रेंड बदल चुका है। पिछले 5 दिन में एक दफ़ा भी उसकी जो रुपए की कदर में कमी नहीं आई, बल्कि हर दिन इजाफा हो रहा है। नंबर 1, इससे आपके करीबन 1300-1400 अरब के कर्ज़ों का हुजम भी कुछ 1 रुपया वापस किए बगैर कम हो गया है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये मैं इसको कहा करता हूँ मदर ऑफ ऑल ईवल्स, और पर्टिकुलरली फॉर इकॉनमी, क्योंकि इसी वजह से इन्फ्लेशन हुई है। आप जो 47% की बात कर रहे हैं उसमें इम्पोर्टेड, बेसिकली उसका जो मेन मकसद है वो इम्पोर्टेड उसका कॉज है कि चूँकि आप हर चीज़ आप इंपोर्ट करते हैं उसका डायरेक्ट इम्पेक्ट होता है। इंशाअल्लाह इस ये रुपए की कदर में, अच्छा ये मैं भी पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि रुपए की कदर आर्टिफिशियल है। मैंने एक यानी एक्शन अभी तक एक एक्शन नहीं लिया, लेकिन उनको याद है कि 98-99 में उनके साथ क्या हुआ था। जो स्पेकुलेटर हैं, जो इस मुल्क की करेंसी में अपने चंद करोड़ों या चंद अरबों के लिए इस मुल्क को हज़ारों अरब में डबो देते हैं, तो इसलिए इंशाअल्लाह इट विल बी डेल्ट विद। मेरा ख्याल है कि उन्होंने वॉलंटरली जो मार्केट मुझे दिखा रही है उन्होंने एक्शन शुरू कर दिया है। अभी मैं सिर्फ वॉच कर रहा हूँ, लेकिन हम तमाम देखें, ये हमारा फ़र्ज़ है और मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि रुपए की असल वैल्यू ये नहीं है, ये अंडर वैल्यू है। इसको इससे ज्यादती की गई है, इसमें खेल खेला गया है और हम उनको नहीं छोड़ेंगे। जी 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 मेरी दरख्वास्त आपसे ये है कि इसको सिर्फ साइफर तक और इमरान खान की साजिश तक महदूद रखें। हम इकॉनमी पे बात डार साहब करते भी रहेंगे और डिटेल बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसको प्लीज इसी इशू पे रखें। लेकिन क्रेडिट और डिसक्रेडिट आम आदमी की नजर में मुस्लिम लीग नून के लिए वो कौन से लोग हैं जो आपकी और नेशनल साहब की आर्टियो भी लीड करते हैं? ये आर्टियो भी लीड वो कौन लोग हैं, ये कौन से हैं, ये कहां से हैंडल हो रहे हैं? एक सेकंड पहले इसका जवाब सुनने। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये इमरान और उसके कोच की कारस्तानी है। कोई हैकर नहीं है, कोई हैकिंग नहीं हुई, कोई बताऊं? हाँ, इतने तो आप भी नहीं कि आपको नाम ना पता हो। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है, कोई हैकर नहीं है, कोई डार्क वेब के ऊपर कुछ नहीं है। ये सब फ्रॉड है और ये सब जो है वो इन्हीं की कारस्तानी है। लेकिन उसका जो ये जो साजिश करते हैं, जो सहूलतकारी करते हैं बाज़ सरकारी मुलाज़मीन भी, तो उस हवाले से कुछ सामने नजर नहीं आता। कुछ ऐसे पाकिस्तान में ये सिलसिला पे दर पे होता रहता है। इसके तदारे के लिए क्या सियासी कुत्ते जो है वो भी कोई इस पर गौर कर रही है या करेंगे? किस तरह आप इफेक्टिव
देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, मैं जिस तरह अफेक्ट हुई हूँ, मेरा केस 4-5 साल, मेरे केस की जब डिटेल फैसला आ जाएगा, मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। जब इंशाअल्लाह आ जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों से उसके बारे में डिटेल बात करूँगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, 4-5 साल या 6 साल हो गया पनामा को आए हुए, मुझे कोई शक नहीं था। मुझे पहले दिन से पता था कि इंशाअल्लाह ताला ये होगा। लेकिन आप ये देखिए कि अगर ठीक है, हमारे ऊपर सख्ती भी आई, हमारे पे आजमाइश भी आई, हमने कुछ नुकसान नाकाबिले तलाफ़ी भी हो गए, लेकिन उस पूरे 6 साल में जिस तरह साजिशियों के चेहरे अवाम ने देखे, अगर वो 6 साल का अरसा ना गुजरता तो भला वो चेहरे कभी अवाम के सामने आते? तो कुदरत का अपना तरीका है लोगों को एक्सपोज करने का। और आज भी ये साइफर वाली लीक्स पे आप आ जाएं, जब ये लीक्स बुनी जा रही थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर, तो उनको ये पता था कि ये लीक्स बाहर आ जाएंगी और साजिश का भांडा फूट जाएगा। उन्होंने तो मस्कीन बनने की कोशिश की अवाम के सामने कि मैं लोगों के सामने एक चेहरा लेके आ जाऊंगा कि मैं विक्टिम हूं। भाई, आप वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिसको एक झूठे कामे की बुनियाद पर निकाला गया। आपके अपने मेंबरान आपका साथ छोड़ गए जब आपके पास और कोई बात नहीं थी। कारकर्दगी आपकी इतनी बुरी थी कि अल्लाह ताला की पनाह, जब आपकी कारकर्दगी बुरी थी, जब आपके अपने मेंबर्स आपको प्राइम मिनिस्टर होते हुए छोड़ गए थे, तो जाहिर है बाहर आके कुछ कहने के लिए तो होना चाहिए था ना। तो शैतानी दिमाग जो है वो अमल में आया और उसने ये साजिश घड़ी बैठ के। तो आखिर उन्होंने सोचा था कि किसी को कभी पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होता, सबको सब कुछ पता चलता है, वक्त वक्त की बात है, सब सामने आएगा। जी, अच्छा, आज उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, उनकी निजी जिंदगी को डिस्कस किया जा रहा है, उसको रिव्यूट किया जा रहा है, उनके छापे पड़ रहे हैं, पुलिस रेड कर रही है। पंजाब में बड़ी अलीफ खान साहब का नाम ले लेता हूँ, उसका लीगल होती है, उनकी सोसाइटी पर झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं। उस पर मुस्लिम लीग नून क्या कर रही है? खासतौर पर इस हवाले से भी क्या पार्टी देखी है कि जो लोग मुश्किल में आपके साथ खड़े हुए, आप उनका साथ लोग देंगे? देखिए, बात तो ये है कि जो जब वो इमरान खान साहब के साथ थे, यहीं से उनकी बात पता चल जाती। बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है कि जब वो इमरान खान साहब के साथ थे, जब इमरान खान साहब उनके जहाज इस्तेमाल कर रहे थे, उनके पैसे इस्तेमाल कर रहे थे, उनके खर्चे पे पार्टी चला रहे थे, तब उनके अंदर कोई बुराई नहीं थी, तब उनको कोई मुकदमा नजर नहीं आया। आज जब उन्होंने एक फैसला किया और इस झूठे शख्स को, साजिशी शख्स को छोड़ दिया, तो आज उनके अंदर सब गुनाह भी याद आ गए, उनकी चीजें भी याद आ गई, उनकी चीजें भी खुल रही हैं। तो ये तो खुद ही भाई बात है। जहां तक आपने बात की कि ये जो इकदामात उनके खिलाफ हो रहे हैं, ये भी शॉर्ट लिव्ड है इंशाल्लाह। अभी इन सब चीजों का सामना इनको खुद करना पड़ेगा। बस एक सेकंड, देख, मैं आज जरा थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। मुस्लिम लीग नून, मैं समझता हूँ कि वी अप्रिशिएट कि उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक हर जो पाकिस्तानी जो सफ़र कर रहा था, जो मुल्क डूबने की तरफ जा रहा था, उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ उठ खड़े हुए। मैं समझता हूँ कि उसमें आइन में बड़ी वाज़े एक प्रोसेस है। मुस्लिम लीग नून ने उनको ऑनर किया, आने वाले ज़िमनी इलेक्शन में उनको टिकटें दी। हालांकि बहुत लोग समझते हैं कि उनको अगर हम खड़े ना करते तो शायद हमारी ज़्यादा सीटें निकलती। और हमें लोग कहते थे इलेक्शन से पहले कि जी अगर आप टिकटें देंगे तो चूँकि ये PTI का ज़्यादा हिस्सा रहे हैं तो शायद आप हार जाएंगे। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने फैसला किया कि जब ये आइन के लिए खड़े हुए, जब इन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक, तो हम इनको नहीं छोड़ेंगे, चूँकि हमारी ये हुकूमत नहीं है। तो जाहिर है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में तो PTI मास्टर माइंड है। आपके पास लगता है सवाल खत्म हो गए वैसे। अदनान, इसका जवाब मैं वैसे कोर्ट के बाहर दे भी चुकी हूँ कि जो मेरे दामाद की मशीनरी आई थी भारत से, वो इमरान खान साहब के दौर में आई थी, वो मेरे दौर में नहीं आई। तो इमरान खान साहब जो कहते हैं कि मरियम को शर्म आनी चाहिए, शर्म इमरान साहब को आनी चाहिए। हालांकि उसकी जायज़ आई है, उस वक्त इंपोर्ट खुली थी, तो वो इमरान जब प्राइम मिनिस्टर था तब आई थी।
और मैंने बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर खुद कह चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब खुद कह चुके हैं कि ना मैंने उनसे कोई सिफारिश की, ना मैंने उनसे कोई कहा। उन्होंने कहा कि ये कानून अब बदल गया है तो एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली गई, किसी ने जिद नहीं की। जी, मंसूर अली खान साहब, ये मेरा मुल्क है, इसके कानून का एहतराम मुझ पे वाजिब है। मंसूर अली खान जी, ये जो ऑडियोज के ऊपर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसका असल जो पॉइंट है वो ये है कि पब्लिक डोमेन में कोई और पोजीशन ली जाती है, कमरों के अंदर कोई और पोजीशन। हाँ, लेकिन ये भी हकीकत है कि आपकी अपनी भी ऑडियो लाई है और उसके अंदर ये नजर आया है कि मिर्जा इस्माइल साहब के हवाले से पब्लिक डोमेन में हमें बताया जाता है बड़े जबरदस्त जमहूरियत है। आपकी ऑडियो में पता लगता है कि नहीं, उनकी तो बड़ी शिकायतें आ रही हैं, उन्होंने बड़ा जीना हराम किया था, बड़ा तंग किया था। अब मेरा पॉइंट ये है कि ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है सियासी मंजरनामे में, असल बात जो है वो हम सब जानते हैं कि अगले 2 महीने में एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेट, एक बड़ी इंपॉर्टेंट तायनाती आ रही है। उस हवाले से आप पब्लिक डोमेन में भी ये पोजीशन देती रही है कि आप एक्सटेंशन को गुनाह समझती हैं, क्या बंद कमरों में भी आप यही समझती हैं? बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। अब मैं आपको ये बता दूं कि मेरी पब्लिक में भी वही स्टेटमेंट्स होती हैं। आई वॉज दी ओनली वन जिसने कीमतों को अपोज किया था। मेरी गवर्नमेंट मुझसे नाराज़ भी हुई, मुझे गिले शिकवे भी हुए, आप विटनेस हैं इस चीज़ की। जब कीमतें बढ़ाई गई तो मैं उसके साथ खड़ी नहीं हुई, और उसी के बारे में मैंने प्राइम मिनिस्टर से उस ऑडियो में बात की थी। तो मुझे फ़ख्र है इस बात का कि मुझे, आपने कहा ना कि सब कुछ वो एक्सटेंशन या वो तकर्री के वजह से हो रहा है, बिल्कुल नहीं। ये सब इसलिए हो रहा है कि हुकूमत का एक ही मकसद है, मेरा एक ही मकसद है कि जब अगर हम हुकूमत में हैं तो हम आवाम को रिलीफ दें, इस मुल्क की खिदमत करें। और मेरी ऑडियो में भी यही बात थी जब मैं प्राइम मिनिस्टर से ये कह रही थी, और मेरी ट्वीट पर जो पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों ने देखा, मेरी ट्वीट में भी यही बात थी। मेरी बात में कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है। मैं बल्कि घर पे इससे ज़्यादा सख्त बात करती हूँ। सियासी मजबूरियाँ होती हैं, आपको मीडिया पे आकर आपको बड़ी प्रॉपराइटी के डोमेन में रहकर बात करनी पड़ती है, विद इन द बाउंड्स ऑफ प्रॉपराइटी। तो मैं वो करती हूँ, लेकिन जब हम आपस में बैठते हैं तो हम आवाम के लिए जो रिलीफ की बात है, मैं उसमें बहुत सख्त बातें कर जाती हूँ। आज भी करके आई हूँ, बाय द वे। जब आपने अभी एक्सटेंशन की बात की, जब डीजी ISPR ने ये कहा और जब खुद स्टेटमेंट्स आ गए कि हम एक्सटेंशन नहीं ले रहे, तो मैं उस पर क्या सराई क्यों करूं? आपने बताया कि इमरान खान जब लियाकत हाउस से गए तो पानी की बोतलें भी ले गए, आपको ये पता चल गया कि पानी की बोतलें गायब है, लेकिन 5-6 माह तक आपको ये नहीं पता चला कि लियाकत हाउस से साइफर की कापी गायब है। कहाँ पर वो 2 मीटिंग जो आगामी की गई थी, कबीना की और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई थी, वो किस डॉक्यूमेंट की बेस पे बुलाई गई? दूसरा ये, अभी आपने कहा कि आप बंद कमरों में आवाम के मफाद की बात करते हैं, जबकि आपकी ऑडियो में है जिसमें आप कह रहे हैं कैंसर जो सेहत कार्ड है इसको बंद कर दें, इमरान खान के पास सेहत कार्ड के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। इसमें अच्छा, आपने मेरा जो कोर्ट के बाहर, जब आप तो मीडिया वाले हैं, आपने सुनी थी मेरी प्रेसर, मैंने उसका जवाब दिया था। सेहत कार्ड किसने बनाया था? सेहत कार्ड नवाज शरीफ साहब ने बनाया था, और उस पर मैंने काम किया था, स्क्रैच से मैंने शुरू किया था। आवाम की भलाई का मंसूबा है, और जिसके अंदर करोड़ों लोगों का फ्री इलाज होता है। बड़े बड़े सर्जरीज होती हैं, हार्ट की सर्जरीज होती हैं, किडनी की सर्जरीज होती हैं, जो आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। ये नवाज शरीफ साहब ने बनाया था, और आपको याद होगा कि वो मुझे साथ लेके जाते थे, उन्होंने जगह जगह जाके उस कार्ड को लॉन्च किया था। तो मैं कभी ये गुनाह नहीं कर सकती, मैं इमरान खान नहीं हूँ कि हमजा जब कहे कि 200 यूनिट से कम जो इस्तेमाल करते हैं उनकी बिजली फ्री करनी है, तो वो कोर्ट में जाके उसको बंद करा दे। भले मेरे मुखालिफ की हुकूमत हो या मेरी अपनी हुकूमत हो, जो अवाम की भलाई का मंसूबा होगा मैं उसको दिलो जान से सपोर्ट करूंगी। मैंने शहबाज शरीफ साहब को ये कहा था, आप ऑडियो को दोबारा सुने और बार बार सुने। मैंने कहा उसको ऑन करें, बंद करें नहीं कहा था। मैंने कहा उस हेल्थ प्रोग्राम को ऑन करें, और एक बार नहीं, प्राइम मिनिस्टर से मेरी ये गुफ्तगू कम से कम 3 मरतबा हुई है। मैंने कहा उसके अंदर जितने भी लकूनस हैं उनको आप प्लग करें, उसके अंदर जितनी भी पिलफरेज हो रही है इमरान के ज़माने में, जो पैसा खाया जा रहा था, इसको रीडिज़ाइन करें ताकि अवाम को उनका हक मिले। मरियम नवाज कभी भी अवाम की भलाई के मंसूबे के खिलाफ खड़ी नहीं होगी, भले उसको कितना सियासी नुकसान हो। मैं अपने लोगों के खिलाफ खड़ी हो सकती हूँ प्राइसेस बढ़ाने में, तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं बताता, मैं जो मुझे जी प्लीज, मैं अर्ज कर रहा हूँ। एक सेकंड नहीं, मैं जवाब प्लीज, जवाब कंप्लीट कर लें।
डार साहब की बात सुन लें, उसके बाद सवाल लेते हैं। आपका सवाल ये था कि 2000 बोतलें तो नज़र आ गई, एक साइफर नज़र नहीं आया। 2000 बोतलें इसलिए नज़र आ गई, एक तो वो फिजिकली नज़र आनी चाहिए, इतना ज़्यादा क्वांटिटी सामने है। जब आप पहले दिन वहाँ जाए तो आपको पानी ना मिले तो फिर दूसरी क्वेरी होगी पानी किधर है। तीसरा ये है कि साइफर कुछ फ्लोट नहीं कर रहे होते, दे आर इन द बेस्ट क्लोजेट ऑफ द मिनिस्ट्री। ये ज़्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होते। इज़ द मोस्ट सीक्रेट डॉक्यूमेंट ऑफ अनदर कंट्री के मतलब यू कैन नॉट प्ले विद इट। ये सिर्फ 2-3 बंदों को जाती है, प्राइम मिनिस्टर को जाती है, फॉरेन ऑफिस भेजता है और सबकी वही ड्यूटी है तो उसको कैसे करना है। हमें इसकी उस वक्त अच्छा, इससे अलावा हमारी गवर्नमेंट आने से पहले इमरान खान की गवर्नमेंट में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये साइफर डिस्कस हुआ। ये मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। इस पर इस्टेब्लिश किया गया कि देयर इज कोई उसमें साजिश नहीं है। उसके अलावा जो कैबिनेट में डिस्कस हुआ उसके उनके अपने अज़ाइम थे, तो ये इस्टेब्लिश हो चुका था कि साइफर के लिए कोई साजिश नहीं है। तो ये मैं सिर्फ आपको बता दूं कि ये जब लीक्स आई हैं तो इसने हमें मजबूर किया कि हम देखें, कंपेयर करें, क्योंकि इसमें पता चला को मिनट्स भी बने थे। ये सारी चीज़ें बड़ी सीक्रेट और से ये नहीं होता कि आप आगे 4 साल के सारे कागज निकाल के देखना शुरू कर दे। इशू बनी, देखा, कंपेयर किया, तो उसके बाद मैंने आपको शुरू में कहा था कि कोई यानी नकम्मा तरीन भी डिप्लोमेट होगा, ही विल नेवर स्टेट व्हाट हैज बीन मिनिटेड। वो पूरी स्टोरी थी जी। नवाज शरीफ साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर हमेशा आपसे ये कहते सुने गए कि IMF से जान छुड़ाई जाए जी। आज पाकिस्तान की मैशत जब कमाल है IMF के पास, और आपने जब पेट्रोलियम की कीमतें भी कम की है तो IMF की कॉन्सेप्ट से की है, क्या आने वाले 10-15 साल के अंदर इस लागत से हमारा छुटकारा हासिल होगा? देखिए सलमान गनी साहब, ये मुल्क टेक ऑफ कर रहा था। इसकी बदकिस्मती ये है कि जब भी ये टेक ऑफ करता है कोई हिडन हैंड बाहर निकलते हैं, इस मुल्क की टांगों को खींचते हैं और ये धड़म से फिर मैशत गिर जाती है। नंबर 1, पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी हुकूमत ने मुकम्मल किया प्रोग्राम, इवन डिक्टेटर्स नहीं कर सके, मुशर्रफ साहब नहीं कर सके, शौकत अजीज साहब नहीं कर सके, तो वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में उसने मुकम्मल किया, पहली दफ़ा, वन एंड ओनली। और उसके एक सेकंड जी, और उसके बाद हमने ऐलान किया, कहीं छुप के नहीं किया। क्रिस्टल लगार्ड साहब आई जो उनकी MD थी, उनके साथ बैठ के मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने अनाउंस किया कि हमने खुदा हाफिज कह दिया। अगर आप अपनी मईशत को उससे उधर आगे उसी डायरेक्शन में लेके जाते और इस मुल्क में एडवेंचर्स ना होते पनामा जैसे, तो आई कैन अश्योर यू, एक को तो आपको IMF के बाद जाने की जरूरत नहीं। आप ये बताएं कि शहबाज शरीफ अपने भाई को फॉलो करेंगे, इमरान खान को फॉलो करेंगे या आसिफ ज़रदारी, और आपका क्या? आपने जो नहीं सॉरी मैंने जो आपने बात की कि नवाज शरीफ साहब डार साहब आ गए हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द, बड़ी जल्दी वो भी आएंगे, बहुत जल्द नवाज शरीफ साहब भी आएंगे, अपनी पार्टी को भी संभालेंगे, इस मुल्क को भी संभालेंगे। और जहाँ तक आपने जो बात की, जो जब मौका आएगा तो जो पाकिस्तान का आइन कहता है, पाकिस्तान का कानून कहता है, हम इंशाल्लाह वही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।